इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग, यानी बैंकिंग का ओरिजिन कहाँ से हुआ था और कैसे हुआ था, उस चीज़ को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बैंकिंग का रिवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम एक शब्द जिसको कि बैंक, बैंक का सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बैंक का फंक्शन क्या होता है, बैंक का काम क्या होता है, किस लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, तो ये क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। यानी कि फंक्शन ऑफ बैंक में अगर हम देखें, द मेजर फंक्शंस ऑफ बैंक आर ऑलमोस्ट द सेम, यानी कि ज़्यादातर बैंकों के जो फंक्शन होते हैं ना वो सेम होते हैं सभी बैंकों के, बट द सेट ऑफ पीपुल ईच सेक्टर, यानी सेक्टर के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए अलग बैंक बना दिया गया, रूरल के लिए अलग बैंक बना दिया गया, कस्टमर्स के लिए जो डिपॉजिट और विड्रॉल वाला अलग सिस्टम, मतलब ऐसे कर दिया गया है, ठीक है ना। टाइप ऑफ डील विद में डिफरेंस, यानी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के काम करते हैं ये बैंक के। गिवन बिलो द फंक्शन ऑफ बैंक इन इंडिया, अब कौन कौन से फंक्शन जो वो इंडिया में बैंक प्रोवाइड करती है वो कौन कौन से होते हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। अब जैसे कि मान लीजिए आप हैं, हम हैं, बैंक में जाके अगर हम अपना पैसा जमा करना चाहें तो वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है हमको बैंक, ठीक है जी। उसके बाद प्रोवाइड डिमांड विड्रॉल फैसिलिटी, अब हमको डिपॉजिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ अब हमारा पैसा जो बैंक में जमा हो गया उसके बाद विड्रॉल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि जब चाहें अब तब हम अपना पैसा जो है वो वहाँ से विड्रॉ कर सकें। लैंडिंग फैसिलिटी, यानी कि लोन भी प्रोवाइड करता है एक तरीके से जो उधार पे। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ फंड, अब अभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम गए बैंक, हमें अपने खाते से दूसरे के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कराना है तो वहाँ से भी करा सकते हैं हम मनी ट्रांसफ़र, अपने फ़ोन से यूपीआई के थ्रू भी हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें भी कौन है, बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इशू ऑफ ड्राफ्ट, ड्राफ्ट को इशू करने का भी काम करता है बैंक। प्रोवाइड कस्टमर्स विद लॉकर फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटी से क्या हुआ, अब बैंक मान लीजिए आपके पास सोना है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो हम अपने घर में रखेंगे उसको तो वो इतना सुरक्षित नहीं है जितना कि हमको मान लीजिए बैंक में जाके अगर हम वहाँ पे अपनी लॉकर की फैसिलिटी ले लें, यानी कि बैंक में जाके जमा करते हैं जो नाम मात्र का एक तरीके से चार्ज करती है और वहाँ पे हमारा जो गोल्ड और सिल्वर सुरक्षित रहता है, ठीक है ना। अगर कोई भी घटना हो जाती है बैंक के साथ तो उसका उसमें जो वो रिस्क किसका रहेगा, बैंक का रहेगा, ना कि हमारा। हमारा जो गोल्ड और सिल्वर है वहाँ पे डिपॉजिट लॉकर की फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रखी है बैंक ने, वो पैसा हमारा सुरक्षित है, चाहे बैंक में चोरी हो जाए कुछ भी हो जाए बट वो हमारा पैसा हमको मिलेगा, ठीक है ना। वो गोल्ड, जो गोल्ड है, सिल्वर है। डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के साथ भी डील करती है। मान लीजिए हमको फॉरेन का टूर करना है या फॉरेन से हम कोई सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें मनी एक्सचेंज का काम एक तरीके से बोल सकते हैं हम ना, तो फॉरेन एक्सचेंज का काम भी ये करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब आए, ठीक है, फंक्शन हमने पढ़ लिए बैंक के क्या होते हैं। अब आते हैं यहाँ से कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम, कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कंसिस्ट ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स विद मे बी पब्लिक शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड, यानी कि दो तरीके की हो गई, पब्लिक शेड्यूल्ड भी हो गई और शेड्यूल्ड भी हो गई, प्राइवेट भी हो गई, रीजनल भी हो गई और रूरल एंड कोऑपरेटिव बैंक। अब देखो वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे कि बैंकों के ऑलमोस्ट काम जो सेम होते हैं बट सेट ऑफ डिफरेंस ईच सेक्टर, हर सेक्टर के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है पब्लिक शेड्यूल होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड प्राइवेट है, रीजनल है, रूरल के हिसाब से हैं और कोऑपरेटिव जिनको हम सहकारी बैंक बोलते हैं, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें। द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया डिफाइंड बैंकिंग थ्रू द बैंकिंग कंपनी एक्ट, अब बैंकिंग जो इंडिया में आया वो कौन सा एक्ट जो डील करता है उसके साथ करता है, बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, ठीक है जी। इन दिस पोस्ट वी टेक अ लुक एट द इवोल्यूशन ऑफ बैंक इन इंडिया, द डिफरेंस कैटेगरी एंड द इम्पैक्ट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, यानी डिफरेंस बैंक हो गए कैटेगरी के हिसाब से और वो अपने अपने अलग अलग इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से पढ़ते हैं फेज वन हो गया, ठीक है ना। फेज वन में क्या है कि प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 से पहले की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, 1947 से पहले की, इंडिपेंडेंस से पहले की, ठीक है ना। तो देयर बार ऑलमोस्ट 6,000
वो 600 बैंक थी इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत के आज़ाद होने से पहले इंडिया में जो बैंकें थी वो 600 बैंकें थी। फर्स्ट बैंक जो थी इंडिया में वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी। ये आपको याद रखना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी जो कि 1770 में कोलकाता में एस्टेब्लिश की गई थी। इसको क्लोज कर दिया गया था 1832 में, ये ईयर भी याद रखनी है, यानी कि बनाया गया था 1770 में और इसको क्लोज कर दिया गया था 1832 में। ओद कॉमर्शियल बैंक वाज इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक, यानी कि भारत की अगर हम बात करें फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक की तो वो कौन सी थी? अवध कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना, फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक जो थी भारत की इन द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है ना, ये चीज हो गई। उसके बाद आगे पढ़ें, फ्यू अदर बैंक दैट वर एस्टेब्लिश इन 19th सेंचुरी, यानी कि जो प्री इंडिपेंडेंस के दौरान ही और अदर बैंकें भी यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई थी, सच एज इलाहाबाद बैंक, जिसमें कौन कौन सी बैंक थी? इलाहाबाद बैंक थी जो कि 1865 में एस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक जो कि 1894 ईस्वी में एस्टेब्लिश की गई थी। हैव सर्वाइव एट द टेस्ट ऑफ टाइम एंड एग्जिस्ट इवन टुडे, जो कि अभी तक प्रेजेंट में मौजूद हैं। आपने सुना होगा इलाहाबाद बैंक भी अभी प्रेजेंट में है, पंजाब नेशनल बैंक भी है, ठीक है ना। सम अदर बैंक आर लाइक बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल भी थी, जी 600 की गिनती में चल रही है अभी, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना 600 बैंकें थी। बैंक ऑफ बंगाल थी, बैंक ऑफ मद्रास थी, बैंक ऑफ बॉम्बे थी, जिसको हम ट्रिक के हिसाब से देखें तो इसको बोल सकते हैं BM, बैंक ऑफ बॉम्बे, BMB बोल सकते हैं इसको, है ना, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, ठीक है ना। एस्टेब्लिश इन द अर्ली टू मिड 18th, यानी कि 18th के दौरान की बात है, मिड 18th वर मर्ज इन वन ऑफ द बिकम द इंपीरियल बैंक। इन 3 बैंकों को देखो, बैंक ऑफ बंगाल थी, बैंक ऑफ मद्रास थी और बैंक ऑफ बॉम्बे थी, इन 3 बैंकों को मर्ज करके एक कौन सी बैंक एस्टेब्लिश की गई थी? इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक, ठीक है ना। उसके बाद इंपीरियल बैंक का भी नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आज तक अभी जो है प्रेजेंट में हम मोस्ट ऑफ लोग इसके साथ डील करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है ना। तो हमसे पूछा जाए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले क्या नाम था, तो इंपीरियल बैंक था। इंपीरियल बैंक किन को मिला के बनाया गया था? बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है जी। उसके बाद बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंट, जो कि आफ्टर 1947 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। आफ्टर इंडिपेंडेंट द इवोल्यूशन ऑफ बैंक सिस्टम इन इंडिया कंटिन्यू प्रीटी मच द सेम एज बिफोर 1969, यानी कि 1969 से पहले एक तरीके से जो अच्छे तरीके से काम कर रही थी बैंक, हम उनको कंटिन्यू कर रहे थे, सेम उसी तरीके से पोस्ट इंडिपेंडेंट के दौरान भी चल रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? डिसाइड किया कि नेशनलाइज द बैंक अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के दौरान इन्होंने नेशनलाइज कर दिया बैंकों को, ठीक है ना, जिसमें टोटल कितनी थी? 14 बैंक थी जिनको नेशनलाइज किया गया था। उसमें RBI भी थी, अब था अपना, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। नेक्स्ट 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज दैट सेवरल ग्रुप वर फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड बिटवीन 1982 एंड 1990। इट क्रिएट बैंकिंग इंस्टीट्यूट विद स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन लाइन विद द इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन इंडिया, यानी कि बहुत सारी सर्विसें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही थी, ठीक है, नेशनलाइज करने के बाद। अब नाबार्ड बैंक 1982 में आया था, जो कि सपोर्ट किसको करता है? एग्रीकल्चर को। देखो ये जो की पॉइंट याद रखने के, ये तो एक तरीके से ऊपर हिस्ट्री आ गई, जो कि इतना जो ये चीज़ें होती हैं इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपको याद रखना है। नाबार्ड बैंकों को याद रखना है कि 1982 में बनाई गई थी, जो कि एग्रीकल्चर के लिए होती है। एग्जिम बैंक, जिसको हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक बोलते हैं, जो कि 1982 में ही बनाया गया था, सेम ईयर में, जो कि प्रमोट किसको करता है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को प्रमोट करेगा। फिर उसके बाद
नेशनल हाउसिंग बोर्ड जो कि फाइनेंस हाउसिंग प्रोजेक्ट को साथ डील करता है। सिडबी जो कि स्मॉल लोन प्रोवाइड करता है, तो ये फंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए था। एक चीज और आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जैसे कि ये सिडबी है ना जो कि स्मॉल के लिए कर रहा है, और एक होता है आईडीबीआई, ठीक है ना, जिसको हम आईडीबीआई, ठीक है ना, इसका जो है वो सब्सिडरी बैंक है सिडबी आईडीबीआई का, ठीक है ना। आईडीबीआई बड़ा हो गया जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करेगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करेगा, और इसका सब्सिडरी बैंक कौन सा आ गया जो कि स्मॉल के साथ अगर कोई काम करना होगा तो वो सिडबी डील करेगा उसके साथ, ठीक है जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब एलपीजी एरा। देखो दो फेज पढ़ लिए हमने, दो फेज पढ़े जहाँ पे 1990 तक हो गया था, ठीक है ना। उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाला एरा आया था जो कि 1991 की बात हो रही थी। देयर वाज ए सी चेंज इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे चेंज हुआ था इंडियन इकोनॉमी में। अगर हम बात करें 1991 की, द गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था प्राइवेट इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को इस थर्ड फेज में क्या था कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी, ठीक है ना, कि प्राइवेट सेक्टर वाले आए और हमारे भारत में जो वो इन्वेस्ट करें। 10 प्राइवेट बैंक ऐसे बैंक के आए जो कि अप्रूव किए आरबीआई ने, ठीक है ना, कि वो अपना बैंक यहाँ पे खोल सकते हैं, ठीक है ना। ए फ्यू प्रोमिनेंट नेम विच एग्जिस्ट टुडे, यानी कि आज तक भी उनमें से कुछ बैंकों के नाम अभी तक नाम हैं जो कि चल रहे हैं। लिबरलाइजेशन की अगर हम बात करें तो जिसके दौरान आया था, एक तो एचडीएफसी आया था, एक्सिस बैंक आया था, आईसीआईसी आया था, और डीसीबी एंड इंडस्ट्रियल बैंक आया था, जो कि आज भी आपको सुनने को मिलते होंगे, यानी कि ये आज तक भी मौजूद हैं बैंक हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें 2000 के दौरान की, तो दो अदर बैंक और आए थे, जहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक भी आया था जो कि अब तक है, जो कि 2001 में आया था, अभी भी मौजूद है। ये येस बैंक आया था, ये भी अभी मौजूद है, जो कि 2004 में आया था, ठीक है ना। उसका रिसीव देयर लाइसेंस, इनको लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया था आरबीआई ने। उसके बाद आईडीएफसी और बंधन बैंक आया था, जो कि इनको भी लाइसेंस प्रोवाइड किया गया था 2013 और 14 में, जो कि अभी भी मौजूद हैं ये बैंक भी। अदर नोटेबल चेंज एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस एरा, इसमें और भी चेंजिंग जो आई थी इस एरा के दौरान वो ये है, ठीक है ना, जो कि फॉरेन बैंक लाइक सिटी बैंक, एचएसबीसी, बैंक ऑफ अमेरिका सेटअप ब्रांच इन इंडिया, इन्होंने भी अपनी ब्रांच जो भारत में सेट कर रखी है, इंडिया में सेट कर रखी है, जो कि सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक और अमेरिका बैंक, ये बैंक भी सुने होंगे कहीं ना कहीं आपने, ठीक है ना। द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक केम टू ए स्टैंड टिल, ठीक है। आरबीआई एंड गवर्नमेंट ट्रीटेड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक इक्वली। अब आरबीआई कोई भेदभाव नहीं करता है, यहाँ पे आरबीआई का काम क्या है कि पब्लिक सेक्टर बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक है, दोनों को इक्वली जो है वो ट्रीट करेगा, ठीक है ना। पेमेंट बैंक कम इनटू एग्जिस्ट, पेमेंट बैंक भी मौजूद है अभी भारत में, जो कि फेज 3 में आए थे। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी परमिट, इनको भी परमिट दे दिया था सेटअप देयर ब्रांच थ्रू आउट द इंडिया, के स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अपना ब्रांच वो इंडिया में सेटअप कर सकती हैं। बैंक बिगेन द डिजिटलाइज ट्रांजेक्शन एंड वर्सेस टू अदर रिलेटेड बैंकिंग ऑपरेशन, की अपना डिजिटलाइजेशन का भी, डिजिटलाइजेशन ट्रांजेक्शन को भी एक तरीके से ये जो वो स्टार्ट कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है ना। अब हमने तीनों फेज पढ़ लिए, उसके बाद रीजन पढ़ते हैं हम कि रीजन क्या था बैंकों को नेशनलाइज करने का, आरबीआई ने क्यों इन बैंकों को नेशनलाइज किया था, इसके पीछे का रीजन जान लेते हैं। टू गेट ए क्लियर पिक्चर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन ऑन द बैंकिंग इंडस्ट्री एंड द जनरल पॉपुलेशन, लेट अंडरस्टैंड वाई द गवर्नमेंट डिसाइड टू, कि क्यों गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि नेशनलाइज करना चाहिए बैंकों को। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि टू एनर्जाइज प्रायोरिटी सेक्टर, कि प्रायोरिटी सेक्टर को एक तरीके से एनर्जी मिलेगी अच्छे से काम करने के। बैंक वर कलेप्सिंग ऑफ द फास्ट रेट, 361 बैंक ऐसे थे जो कि फेल्ड हुए थे
1947 जो कि फर्स्ट एरा था हमारा, और 2055 के दौरान फेल्ड हो गए थे एक तरीके से काम करने में, ठीक है ना। तो विच कन्वर्ट टू अबाउट 40 बैंक ए ईयर, यानी कि 40 बैंकों को कन्वर्ट कर दिया गया था। कस्टमर लॉस, कस्टमर का जो पैसा बैंकों में डिपॉजिट होता है, विद नो चांस ऑफ रिसीविंग देम, रिकवरिंग देम, यानी कि वो पैसा को रिकवर नहीं कर पा रहे थे एक तरीके से, तो इसलिए भी फेल हो गए थे। इसलिए भी एक ये रीजन भी हो सकता है। इन नेग्लेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर, बैंक फेवर लार्ज इंडस्ट्री एंड बिजनेस एंड नेग्लेक्ट द रूरल सेक्टर। इन्होंने क्या किया था पहले क्या चल रहा था कि लार्ज इंडस्ट्री को और बिजनेसमैन को, बिजनेसेस को ही एक तरीके से लोन प्रोवाइड करते और उसी के फेवर में काम कर रहे थे। इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया था एग्रीकल्चर सेक्टर को। एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पे कोई प्रायोरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती, की जा रही थी, और ना ही यहाँ पे कोई उनको एक तरीके से बेनिफिट, यानी कि उनके साथ अच्छा काम करने की बात की जा रही थी, ठीक है ना। जहाँ पे रूरल बैंकों को एक तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया था। नेशनलाइजेशन से क्या हुआ कि केम द प्लेज टू सपोर्ट द एग्रीकल्चर। जब नेशनलाइज कर दिया हमने, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ध्यान में रखा गया था। तो एक एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट करने का भी रीजन था। एक्सपेंशन ऑफ ब्रांच, एक ये रीजन भी हो सकता है कि ब्रांचों को एक्सपेंस मतलब बढ़ाना, ठीक है ना। नेशनलाइजेशन फैसिलिटी द ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, नेशनलाइज फैसिलिटी से क्या मिला हमको कि अपनी नई नई ब्रांच जो वो ओपन कर सकते हैं। टू द एंश्योर मैक्सिमम कवरेज ऑफ बैंक थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है ना। यानी कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से न्यू बैंक भी एक एस्टेब्लिश होनी चाहिए। मोबिलाइजेशन ऑफ बैंकिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, ठीक है ना। मोबिलाइजेशन सेविंग में क्या था कि नेशनलाइजिंग द बैंक वुड अलाउ पीपुल मोर एक्सेस टू बैंक एंड encourage them to save और इंजेक्टिंग एडिंग रेवेन्यू इनटू द कैश स्ट्रैप इकोनॉमी। यानी कि नेशनलाइजेशन से क्या फ़ायदा हुआ कि लोगों को ज़्यादा एक्सेस मिलने लगा यहाँ पे, और उनको इनकरेज किया जा रहा था कि सेविंग कैसे की जाए, रिस्क से कैसे बचा जाए, और एडिशनल रेवेन्यू कैसे प्राप्त किया जाएगा, ठीक है ना। उस चीज़ की बात भी हो गई थी, जो कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग बोलते हैं इसको। उसके बाद इकोनॉमिक एंड ए, बंद मत करो, वहाँ चले जान दो, रोक ली मैंने। उसके बाद है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर भी था इसके पीछे कि नेशनलाइज करना चाहिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या था कि जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था ना 1962 और 1965 में, हेड पुट द ट्रीमेंडस बर्डन ऑन द इकोनॉमी, यानी कि ज़्यादा बर्डन हो गया था अपनी इकोनॉमी पे, जो कि नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंक वुड गिव द इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और इंक्रीज डिपॉजिट, डिपॉजिट को इंक्रीज करना और इकोनॉमी को एक तरीके से बूस्ट कर दिया गया था, जो कि ज़्यादा फेलियर हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। तो वो चीज़ें भी थी, ठीक है ना। इकोनॉमी हमारी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर भी एक तरीके से फेलियर हो गया था वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें भी थी, ठीक है ना। इसलिए बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ लेते हैं हम कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा था नेशनलाइजेशन का, ठीक है ना। यानी कि नेशनलाइज करने से क्या क्या फायदे हुए थे। नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंक वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट इन द एवोल्यूशन ऑफ बैंक इंडिया। टुडे इंडिया हैज ए 19 नेशनलाइज्ड बैंक, यानी कि 19 बैंक के अभी भारत में मौजूदा समय में जो वो नेशनलाइज हैं। हियर आर ए फ्यू वे दैट नेशनलाइज बेनिफिटेड इकोनॉमी, यानी कि अब कौन कौन से बेनिफिट जो इकोनॉमी को नेशनलाइज होने से प्रोवाइड हुए हैं। पॉजिटिव इफेक्ट की बात कर लेते हैं तो इंक्रीज सेविंग, सेविंग इंक्रीज हो गई थी हमारी इससे, इम्प्रूव हो गए थे, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की बात हुई थी इससे। अच्छा, एम्पावरिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी उनको रिसीव एंड बूस्ट किया गया था यहाँ पे कि हम ज़्यादा छोटे छोटे सेक्टर जो होते हैं उनको भी सपोर्ट करने की बात थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन की भी बात हुई थी यहाँ पे कि ओवरऑल स्टैटिक्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर एंड द इकोनॉमिक
इकोनॉमी ने शो किया था, मार्केट को इम्प्रूव करने की बात हुई थी, बेटर आउटरीच की बात हुई थी, उसके बाद सर्ज इन पब्लिक डिपॉजिट की बात हुई थी, और एलिवेटिंग ग्रीन रेजोल्यूशन की भी बात हुई थी। यहाँ पे आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं, हमने यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रखे सारे पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। अब ड्रॉबैक की बात कर ले हम यहाँ पे कि ड्रॉबैक क्या थे नेशनलाइजेशन के, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रोवाइड जो ड्रॉबैक थे इसके के सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज था, कम्पिटिटिव फ्रॉम प्राइवेट बैंकों के साथ कंपटीशन हो गया था, और फेलियर ऑफ अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये इनको भी डिटेल में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम लिस्ट पढ़ते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले कौन कौन सी बैंकें थी और कब एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है ना। तो इलाहाबाद बैंक थी जो कि 1865 में एस्टेब्लिश की गई थी। पंजाब बैंक जो थी, पंजाब नेशनल बैंक जो कि 1894 में थी। बैंक ऑफ इंडिया 1906 में थी, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में एस्टेब्लिश की गई थी। केनरा बैंक 1906 में एस्टेब्लिश की गई थी, और बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में एस्टेब्लिश की गई थी। अब यहाँ से पढ़ते हैं हम कि टाइप ऑफ बैंक इन इंडिया, इंडिया में कितने तरीके के बैंकें मौजूद हैं, ठीक है ना। तो एक तो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं और एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, ठीक है ना। तो जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं वो कौन से होते हैं? नॉन शेड्यूल्ड बैंक वो होते हैं जिनकी पेड अप कैपिटल 5 लाख या उससे कम है, वो होते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक। और एक इंडिजियस बैंक होते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गए नॉन शेड्यूल्ड बैंक के अंदर आने वाले। अब जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं उनके अंदर कौन कौन से आएंगे? एक तो कॉमर्शियल बैंक आएगा और कोऑपरेटिव बैंक आएंगे। कॉमर्शियल बैंकों के अंदर क्या आता है? कॉमर्शियल बैंक कौन कौन से होते हैं? अब कॉमर्शियल देखो, शेड्यूल्ड बैंक को कॉमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड बैंक में कॉमर्शियल बैंक आ गया। कॉमर्शियल बैंकों के अंदर क्या आएगा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक भी हो गए, यानी कि पब्लिक सेक्टर ये हो गए और प्राइवेट सेक्टर हो गए। उसके बाद फॉरेन बैंक भी होते हैं और रीजनल रूरल बैंक भी होते हैं, ये कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं इनको हम, ठीक है ना। और कोऑपरेटिव बैंक कौन से होते हैं? जो कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गए, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो गए, उसके बाद प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है ना। ये होते हैं हमारे शेड्यूल्ड बैंक। अब पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जो कि मेजोरिटी ऑफ शेयर पब्लिक सेक्टर बैंक का गवर्नमेंट के पास होता है, यानी कि गवर्नमेंट होल्ड करती है मेजोरिटी ऑफ शेयर, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, जो जिसका कंट्रोल जो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होता है। प्राइम एग्जांपल जैसे के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका ज़्यादा शेयर जो वो गवर्नमेंट के पास है, जो कि 58.6% शेयर गवर्नमेंट के पास है, इसलिए इसको गवर्नमेंट बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद अब पंजाब नेशनल बैंक भी बोल सकते हैं इसको हम, जिसका 58.87% शेयर गवर्नमेंट के पास है, तो ये भी हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया। पब्लिक सेक्टर बैंक आर फर्दर डिवाइडेड इनटू नेशनलाइज बैंक एंड स्टेट बैंक एंड देयर एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्लियर कर लिया कि पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं जिसका मेजोरिटी ऑफ शेयर गवर्नमेंट होल्ड करती है, ठीक है ना। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक वो होंगे, अब इसका अपोजिट हो जाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक का। वहाँ पे क्या था कि मेजोरिटी ऑफ शेयर गवर्नमेंट के पास था, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक की बात हुई थी। और प्राइवेट सेक्टर बैंक की अगर हम बात करें तो जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ शेयर प्राइवेट के पास होता है, यानी गवर्नमेंट के पास कम शेयर होता है, ठीक है ना। द केम इनटू द प्रोमिनेंट द 1990 के दौरान ड्यू टू द हाई क्वालिटी सर्विस दैट दे ऑफर द बैंक प्रेजेंट स्टिफ कंपटीशन टू द पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है ना। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से बताया मैंने? जिसका मेजोरिटी ऑफ शेयर गवर्नमेंट के पास ना होके अपने व्यक्ति को खुद के पास होता है, जो कि फर्म को, जो कि बैंकों को एस्टेब्लिश करता है, ठीक है ना। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सी होती हैं? बेसिक बैंकिंग सर्विस लाइक डिपॉजिट की, लैंडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बैंक ट्रांसफर की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दे आर द स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनको हम बोलते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? जो कि डिपॉजिट, लैंडिंग, बैंक ट्रांसफर और स्मॉल फाइनेंस जो कि प्रोवाइड करते हैं हमको, ठीक है ना। ये हो गए हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो जगह उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इन बेंगलोर में जो एस्टेब्लिश है अभी, एंड इक्विटस होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कि चेन्नई में एस्टेब्लिश है, जो कि इनको क्या बोलते हैं? स्मॉल फाइनेंस बैंक,
ठीक है ना। उसके बाद आती है पेमेंट बैंक कौन सी होती हैं, जो कि आज आपको सुनने को मिलती होगी, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसके पीछे पेमेंट बैंक लगा होता है, फिनो पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक भी आ चुका है अब तो, पेटीएम पेमेंट बैंक सुना होगा, एनएसडीएल पेमेंट बैंक होता है, ये पेटीएम पेमेंट बैंक होते हैं। पेटीएम अब पेमेंट बैंक जो होते हैं वो न्यू मॉडल क्रिएट किया है आरबीआई ने। दीज बैंक कैन एक्सेप्ट रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट बट आर नॉट ऑथराइज टू इशू अ लोन और क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं कर सकते अपने नाम से, और ना ही ये लोन प्रोवाइड कर सकते हैं अपने पास से, ठीक है ना। ये केवल जो बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे, बट लोन और क्रेडिट कार्ड, अब देखा होगा आपने एयरटेल पेमेंट बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं आता है, ना ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो, जियो, पेटीएम और एनएसडीएल क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करते हैं। पेटीएम पे आपने सुना होगा, एक कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो रहा होगा माइंड में कि पेटीएम पे भी तो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड, पेटीएम पेमेंट बैंक पे पेटीएम जब हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन आता है, वो पेटीएम प्रोवाइड नहीं कर रहा। पेटीएम तो एक तरीके से एसबीआई प्रोवाइड कर रहा है उस कार्ड को, तो पेटीएम तो एक तरीके से मीडिएटर का काम कर रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। दे ऑफर बोथ करेंट एंड सेविंग अकाउंट। अब पेमेंट बैंक के जो होते हैं वो सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों ही ओपन कर सकते हैं, एंड कैन आल्सो इशू एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड, जिसको हम एटीएम या डेबिट एक ही बात होती है। एटीएम तो यानी कि डेबिट कार्ड तो प्रोवाइड कर सकते हैं ये बैंक, अपने पेटीएम पेमेंट बैंक का भी डेबिट कार्ड देखा होगा, एयरटेल पेमेंट बैंक का भी देखा होगा, तो ये डेबिट कार्ड तो प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सकें या लोन प्रोवाइड कर सकें, तो वो ये काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब सेंट्रल बैंक पढ़ लेते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का बैंक होता है, जो कि सभी बैंकों का हेड है, ठीक है ना। ईच कंट्री हैज ए सेंट्रल बैंक दैट रेगुलेट ऑल अदर बैंक इन द पर्टिकुलर कंट्री। यानी कि अब अगर हम बात करें कि चाहे प्राइवेट बैंक है अपने भारत में, चाहे गवर्नमेंट बैंक है, उन सारी बैंकों को अगर कंट्रोल करने का पूरा, एक तरीके से अगर हम बात करें कि कंट्रोल करने का या पूरा चार्ज किसके हाथ में है, वो सेंट्रल बैंक के हाथ में है, जो कि जिसको हम आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि उसने कोई मान लीजिए न्यू सर्कुलर जारी कर दिया या कोई नया रूल निकाल दिया, तो वो इन बैंकों को मानना पड़ेगा, ठीक है ना, जो भी अदर बैंक हैं। मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू एक्ट द गवर्नमेंट बैंक एंड गाइड एंड रेगुलेट द अदर बैंकिंग। यानी कि अदर बैंक जो है उनको रेगुलेट करने का काम करती है ये, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करती है। अब और कौन कौन से फंक्शन होते हैं, जैसे कि गाइडिंग, अदर बैंकों को गाइड करना, इशूइंग करेंसी को इशू करने का काम भी जो वो आरबीआई करता है। इम्प्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसको आरबीआई जो वो इम्प्लीमेंट करता है। और एक होती है हमारी, एक ये तो हो गई देखो मॉनेटरी पॉलिसी। अगर हम बात करें यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी हो गई और जिसको आरबीआई करेगा, और अगर हम बात करें रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की, यानी कि या टैक्सेशन की अगर हम बात करें, तो वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात करें हम यहाँ पे, तो ये किसके हाथ में, ये गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है ना, गवर्नमेंट। तो अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी, तो वो तो सेंट्रल बैंक के हाथ में है, ठीक है ना। उसके बाद सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है ना, यानी कि उनको सुपरवाइज करने का भी, फाइनेंशियल सिस्टम को एक तरीके से देखने का काम भी ये करता है। कोऑपरेटिव बैंक कौन सी होती है, कोऑपरेटिव बैंक आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एक्ट। कोऑपरेटिव बैंक जो वो स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के अंदर आती है, ठीक है ना, जो कि शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है कोऑपरेटिव बैंक, एग्रीकल्चर सेक्टर को और अदर एलाइंड एक्टिविटी को। इनका मेन गोल जो होता है कोऑपरेटिव बैंक का, प्रमोट करना होता है सोशल वेलफेयर को बाय प्रोवाइडिंग कंसेशनल लोन, ठीक है ना। अब 3 टियर स्ट्रक्चर होता है इनका। फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो जो कि स्टेट लेवल की बात होगी, जहाँ पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रेगुलेट करती है बाय आरबीआई, जो कि स्टेट गवर्नमेंट, और नाबार्ड की बात करते हैं हम यहाँ पे। फंड जो है वो फंडेड आरबीआई गवर्नमेंट नाबार्ड, मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पब्लिक, ठीक है ना, जो पब्लिक को मनी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। कंसेशनल CRR SLR अप्लाई टू द बैंक, जो कि CRR 3%, SLR 25% होता है। उसके बाद अगर ये पढ़ लिया हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर,
अब उसके बाद अगर हम बात करें, एक रह गया पॉइंट यहाँ पे कि ओन्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट इज इलेक्टेड बाई मेंबर, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही ओन्ड की जाती है कोऑपरेटिव बैंक, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट टीयर में क्या था, टीयर 1 में स्टेट लेवल की, टीयर 2 में डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं जहाँ पे सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव आ जाएगा, और टीयर 3 में विलेज लेवल की बात करेंगे, यानी कि लेवल इनका जो वो, अगर हम बात करें टीयर 1 की तो जो टॉप लेवल हो गया हमारा, अगर हमने टीयर 2 पे आए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाएंगे, और टीयर 3 पे आ गए तो विलेज लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पे होती है। उसके बाद कॉमर्शियल बैंक की बात करें हम, तो कॉमर्शियल बैंक कौन सी होती हैं, जो कि शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड अनशेड्यूल्ड जो हमने पढ़ी थी, जो कि कॉमर्शियल बैंकों में पब्लिक बैंक थी, प्राइवेट बैंक थी, फॉरेन रूरल बैंक थी, ठीक है ना। अब कॉमर्शियल बैंक अगर हम देखें, अंडर द बैंकिंग कंपनी एक्ट 1956 के अंदर आता है ये कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना। ऑपरेट करता है ये कॉमर्शियल बेसिक ऑफ इट्स मेन ऑब्जेक्ट द प्रॉफिट, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कॉमर्शियल बैंकों का, प्रॉफिट अर्न करना। दे हैव अन यूनिफाइड स्ट्रक्चर एंड आर ओन्ड बाई गवर्नमेंट, ये इसको भी गवर्नमेंट ही ओन्ड करती है, या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती, स्टेट या एनी प्राइवेट एंटिटी भी इसको ओन्ड कर सकती है, ठीक है ना। दे टेंड टू ऑल सेक्टर रैंकिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन, यानी कि रूरल से अर्बन तक की फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करते हैं, रूरल के लिए भी और अर्बन के लिए भी। दीज बैंक डू नॉट चार्ज कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, यानी कि ये कंसेशनल इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करते हैं। किन्हें देख रही हैं, पापा ऊपर होंगे देख, अनलेस इंटरेस्टेड बाई आरबीआई। पब्लिक डिपॉजिट भी प्रोवाइड मेन सोर्स ऑफ फंड ऑफ दीज बैंक, यानी कि अगर हम कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो पब्लिक का डिपॉजिट, यानी कि हम जो पैसा जमा करने आते हैं बैंकों में, ये इसका मेन सोर्स होता है फंड का, ठीक है ना, हमारे पैसे से ही चलता है ये। कॉमर्शियल बैंक कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, अब 3 कैटेगरी में कॉमर्शियल बैंकों को डिवाइड कर दिया, एक पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, प्राइवेट सेक्टर हो गए, फॉरेन बैंक हो गए। अगर हमने पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो हमने अभी क्या देखा था कि मेजोरिटी ऑफ शेयर किसके पास था, गवर्नमेंट के पास था। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इसका मेजोरिटी ऑफ जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, इंडिविजुअल के पास मैंने बताया आपको, ग्रुप ऑफ पीपल के पास होता है, जो कि गवर्नमेंट के पास कम शेयर होता है। फॉरेन बैंक की अगर हम बात करें तो जिसका हेडक्वार्टर फॉरेन कंट्री में है उसको हम फॉरेन बैंक बोलते हैं, कि वो अपनी ब्रांच जो वो हमारे भारत में एस्टेब्लिश कर देते हैं, उसको हम फॉरेन बैंक बोलते हैं। अब ये मैंने लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है यहाँ पे कॉमर्शियल बैंकों की, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से हैं, जो जिनको हम गवर्नमेंट बैंक बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से हैं, जो कि प्राइवेट हैं, और एक फॉरेन बैंक है, जिन्होंने फॉरेन कंट्री ने हमारे भारत में जो एक तरीके से अपनी ब्रांचें ओपन कर रखी हैं। रीजनल रूरल बैंकों को पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ कॉमर्शियल बैंक, यानी कि ये भी रीजनल रूरल बैंक के जो वो, ये किसका टाइप है, कॉमर्शियल बैंक का ही टाइप है। दैट प्रोवाइड कंसेशनल क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए और रूरल सेक्टर के लिए जो वो एक तरीके से लोन प्रोवाइड करते हैं। ये रूरल और एग्रीकल्चर के लिए अगर लोन कौन प्रोवाइड करेगा तो बात करें हम यहाँ पे, तो वो रीजनल रूरल बैंक प्रोवाइड करेगा, आरआरबी जिसको बोलते हैं। आरआरबी को एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1975 में एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि रजिस्टर है 1976 एक्ट के दौरान, है ना। आरआरबी एक्ट 1976 में एक्ट है इसका, और एस्टेब्लिश कब की गई थी, 75 में। आरआरबी आर जॉइंट वेंचर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि 50, अब आरआरबी की अगर हम बात करें तो जहाँ पे 50% शेयर तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और 50% शेयर ही यहाँ पे 50% तो गवर्नमेंट का हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का 15% होता है, और कॉमर्शियल बैंकों का 35% होता है। ये एग्जाम में 2-4 बार पूछा भी गया है कि इनका शेयर कितना होता है, तो 50, 15 और 35, जहाँ पे 50 सेंट्रल का हो गया, 15 हो गया स्टेट का, और 35 जो वो कॉमर्शियल बैंकों का होता है, ठीक है ना। 196 आरआरबी जो वो अभी रीजनल रूरल बैंक के अभी
1987 से 2005 के दौरान एस्टेब्लिश की गई थी। फ्रॉम 2005 के बाद की बात करें मैं तो स्टार्टेड मर्जर ऑफ द आरआरबी, द रिड्यूसिंग नंबर ऑफ आरआरबी। अब 196 थी ना, 2005 से क्या कर दिया कि 82 बैंक ही रह गई जो फेलियर है या जो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो उनको मर्ज करके केवल 82 बैंकों की छोड़ा। अभी 82 बैंकें रह गई हैं अब। वन आरआरबी कैन नॉट ओपन इट्स ब्रांच इन मोर देन 3 जियोग्राफिकल कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट में 3 से ज़्यादा आरआरबी एस्टेब्लिश नहीं कर सकती, ठीक है ना। लोकल एरिया बैंक की बात करें तो ये 1996 में एस्टेब्लिश इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, 1996 में। दीज आर ऑर्गेनाइज बाय द प्राइवेट सेक्टर, जो कि प्राइवेट सेक्टर के साथ डील करता है। लोकल एरिया बैंक जो जिसको हम बोलते हैं अर्निंग प्रॉफिट, इट्स मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लोकल एरिया बैंक। एक चीज हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखो यहाँ पे पढ़ा था हमने कॉमर्शियल बैंक में कि दे ऑपरेट ऑन कॉमर्शियल बेसिस, कॉमर्शियल बेसिस पे ऑपरेट करते हैं ये, और मेन ऑब्जेक्ट इस प्रॉफिट। कॉमर्शियल बैंकों का ही ऑब्जेक्ट जब प्रॉफिट अर्न करना है तो लोकल एरिया बैंक का क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। तो लोकल एरिया बैंकों का भी मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। लोकल एरिया बैंक आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 1956, 1956 में रजिस्टर्ड है। यानी कि अगर हम बात करें कि कौन सा एक्ट डील करेगा लोकल एरिया बैंक के साथ, तो वो कंपनी एक्ट 1956 डील करेगा। और एक और में था 1956 कॉमर्शियल बैंकों के लिए भी, जो वो 1956 एक्ट लागू हो रहा है कंपनी का, ठीक है ना। एट प्रेजेंट की बात करें तो ओनली 4 ही लोकल एरिया बैंक जो लोकेटेड है साउथ इंडिया में, ठीक है ना। स्पेशलाइज बैंकिंग की अगर हम बात करें तो दीज आर सम बैंक विच cater to requirement and provide overall support for setting are the example such as bank they engage themselves in some specific area। स्पेशलाइज बैंक जो वो सम स्पेसिफिक एरिया यानी कुछ एरिया में एस्टेब्लिश है या एक्टिविटी करती है जिसको हम स्पेशलाइज बैंक बोलते हैं। जैसे कि एग्जिम बैंक इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ही देख रही है बस, और कोई काम नहीं कर रही है। सीडीबी बैंक केवल स्मॉल फाइनेंस के साथ ही डील करेगी और किसी के साथ डील नहीं करेगी। नाबार्ड की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर और रूरल के ही साथ डील करेगी और किसी के साथ डील नहीं करेगी, जिसको हम बोलते हैं स्पेशलाइज बैंक। स्पेशल एक ही काम कर रही है वो, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो एज द नेम सजेस्ट दिस टाइप ऑफ बैंक लुक आफ्टर द माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल फार्मर्स एंड द अंडर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग देम लोन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि स्मॉल फाइनेंस बैंकों का काम क्या है कि माइक्रो इंडस्ट्री को देखना, स्मॉल फार्मर को, छोटे छोटे जो किसान होते हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, फाइनेंस प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड कर देना उनको, ठीक है। दीज बैंक आर गवर्न बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, यानी कि जो हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, वो डील करता है इसके साथ, स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ठीक है ना। अब कौन कौन सी होती है स्मॉल फाइनेंस बैंक के एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गई, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गई, और एसकेएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गई, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये लिस्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही था। आई होप कि आपको बैंक का कैसे ऑर्गेन हुआ था, कहाँ से ऑर्गेन हुआ था, और कौन सी बैंकों को जो शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक और प्राइवेट बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होगी। लेक्चर अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।